नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गए हम पार्ट टू यूपीएससी हिस्ट्री के जो प्री के क्वेश्चन है 1995 से 2020 का। ये पार्ट टू का वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने पार्ट टू के वीडियो की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे सामने, दिया गया मानचित्र संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये मानचित्र दिखाया गया है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है। ठीक है। और बीच में ये इंडिया का पूरा भाग है जब इंडिया अनडिवाइडेड था। दोस्तों, अब ये मानचित्र संबंधित है किन किन चीजों से? चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय। बी का ऑप्शन है समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत। और सी ऑप्शन है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय। और डी ऑप्शन है हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। दोस्तों, ये जो नक्शा है ना, ये अशोक के शासन के अंतिम समय से संबंधित है। अशोक जो थे एक महान राजा थे। उन्होंने 304 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य राजवंश के थ्रू भारतीय राजा थे वो। उन्होंने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उनका शासन विस्तार वर्तमान में पाकिस्तान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, वर्तमान में बांग्लादेश तक, पूर्व में भारतीय राज्य असम तक, और दक्षिण में केरल और मालदीव तक था। तो ये जो नक्शा है ना, ये उनके शासनकाल को बता रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कि देखो दोस्तों, नक्शा जो है ना, पूरा पूरा अशोक का जो शासनकाल है ना, वही बता रहा है। ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। देखो, ईसा की तीसरी शताब्दी में जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो भारतीय जो व्यापारी थे वो किस चीज पर निर्भर हो गए? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, और मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो देखो दोस्तों, जब ईसा की तीसरी शताब्दी में हुन आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, तब भारतीय व्यापारी जो थे वो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। पहले वो रोमन साम्राज्य से व्यापार करते थे, लेकिन जब वो हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तो वो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। तो इसका भी ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो उनके आने के समय का जो क्रम है, उस हिसाब से आपको इनको सजाना है। अब देखो, यहाँ कौन है? फायान है, इत्सिंग है, मेगास्थनीज है, और हेनसांग है। देखिए दोस्तों, ये जो व्यक्ति है ना, इनके भारत आने का सही कालानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए। उसके बाद फाह्यान, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए। और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। और इत्सिंग जो थे वो 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद आए। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, 3, 1, 4, 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, मगध। देखिए दोस्तों, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। मगध का 16 महाजनपदों के अन्य राज्यों से शक्तिशाली होने का मुख्य कारण वहां की भौगोलिक दशाएं थी। इसके अतिरिक्त सुयोग्य एवं महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व भी मगध के शक्तिशाली होने का कारण था। इसका आंसर क्या होगा? मगध। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया, सीथिया, जेड्रेसिया, आर्या। ईसा पूर्व शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित राज्य भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन होगा बैक्टीरिया। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, यावावेरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। आर्य जो शब्द है वह क्या करता है? आर्य जो थे
वो एक समुदाय थे, उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत भारोपीय भाषा के परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया कि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश लिया तो एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। तो आर्य शब्द क्या है? आर्य शब्द जो है एक भाषा समूह को इंगित करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? देखिए, ताम्रलिप्ति या ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन काल का शहर था। ताम्रलिप्ति प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख नगरीय केंद्र रहा है। यहाँ से व्यापार सिल्क रोड से उत्तरा पथ होते हुए मुख्य व्यापारिक मार्ग से मध्य पूर्व और यूरोप से होता था। समुद्री रास्ते से बाली, जावा और सुदूर पूर्व से व्यापार होता था। तो इसका आंसर क्या होगा? ताम्रलिप्ति। आइए, यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए क्या है दोस्तों? पांडिनेन किलकनक्कू समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। और इसका रीजन क्या दिया गया है? उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। अब बोल रहे हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, अब आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दोस्तों, संगम कालीन शिक्षाप्रद कविताओं को किलुकनक्कू कहा जाता है। ये 18 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें तिरुकुरुल व नाडियार हैं। अहम और परम कविताएं उत्तर संगम काल में लिखी गई हैं, इसलिए ए की सही व्याख्या क्या है? आर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब यहां भी देखिए दोस्तों, एक कथन और रीजन। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। अब देखिए, यहाँ दो स्टेटमेंट है कि जैन धर्म को कि जो अहिंसा पर बल है वो कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक रही है। और दूसरा क्या है? इसलिए रोक रही है क्योंकि कृषि में क्या होता है, अगर आप खेती करोगे तो आपको उसमें कीटनाशक और पीड़कों की, तो कीटनाशक छिड़काव करोगे तो कीटों की हत्या होगी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है दोनों सही है और जो आर है और ए की सही व्याख्या है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। दो स्टेटमेंट है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है और इसका रीजन क्या दिया गया है? गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा कि देखिए, प्राचीन भारत में राजाओं ने विशेष रूप से मौर्य काल में भूमि का स्वामित्व किया। ब्राह्मणों, विद्वानों, धार्मिक संस्थानों को उन्हें देना शुरू किया। ऐसा सैन्य अभियान के दौरान होता था और गुप्त काल में सामंतवाद का अधिक विस्तार हुआ। सामंतों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त था। उन्हें व्यापारियों और शिल्पियों के संघ एवं अन्य सामुदायिक संस्थाओं के साथ सत्ता में भागीदार बनाया जाता था। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ये देखो, ए में क्या बोला जा रहा है? प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा सकता है। और यहाँ क्या है? गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार और सैनिक अभियानों में अभ्युदय दोनों एक दूसरे को कोरिलेट नहीं करते हैं, तो इसलिए बी इसका सही आंसर है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। देखिए, यहाँ एक स्टेटमेंट है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। ठीक है, अब दूसरा रीजन क्या है
कि कलिंग जो था वो दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। देखिए दोस्तों, इसका जो है कि ए और आर दोनों ही सही है। देखिए, जो कलिंग राज्य था उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था। ये दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसी कारण अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर दोनों सही है, और आर जो रीजन है वो स्टेटमेंट का एकदम प्रॉपर जजमेंट करता है, यानी कि सही व्याख्या करता है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। इंडिया में पहली बार मिलिट्री गवर्नशिप किसके द्वारा लाया गया? ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा, मुगलों द्वारा। भारत में तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों द्वारा यानी कि यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया। सिकंदर ने जब इंडिया में कुछ प्रदेश जीते तो उसने अपने सैनिकों को क्या किया? अधिकारियों के अंतर्गत रखा। तो उनके सैनिक शासन करते थे सिकंदर के। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीको यानी कि यूनानियों द्वारा, यानी कि 51 का आंसर होगा ए। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो जब सिकंदर ने हमला किया 326 ईस्वी पूर्व में, तब उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था। तो इसका आंसर क्या होगा? नंद। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और हेलीबीड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो दोस्तों देखिए, जो होयसल की राजधानी थी वो बेलूर में थी, फिर बाद में वह हेलीबीड में शिफ्ट हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हेलीबीड और बेलूर। निम्नलिखित जो युग है उसमें से कौन सा सही तरीके से एक दूसरे से मतलब सुमेलित है, मतलब एक दूसरे का सही मिलान है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभान, कुषाण गंधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्र शैली। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि चित इसका आंसर होगा बी, कुषाण गंधार कला शैली। फिफ्टी फाइव, यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट का रीजन है और एक स्टेटमेंट है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। यहाँ दो स्टेटमेंट है। अब देखिए, हर्षवर्धन ने क्या किया था? प्रयाग और कन्नौज में समिति बुलाई थी। प्रयाग समिति का आयोजन हर्ष ने स्वयं की प्रसिद्धि के लिए किया था। तो यह जो रीजन है वह ये नहीं है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा को लोकप्रिय बनाने के लिए, वो अपनी प्रसिद्धि चाहता था। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? दोस्तों, चोल राजाओं में जो राजेंद्र थे, राजेंद्र, उन्होंने संपूर्ण सिलोन यानी कि आज का श्रीलंका जीता। इससे पहले राजराज प्रथम ने इसका आधा भाग जीता था। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स, राजराजा प्रथम या राजेंद्र, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पारसू ने,
नागार्जुन ने, शूद्रक ने, वसुमित्र ने। दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर होगा वसुमित्र। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा पशु है जो टेराकोटा की कलाकृतियों में उसका चित्र उकेरा नहीं गया है? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो मुहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मुहरों पर दर्शाया गया था। तो इसका आंसर होगा गाय, क्योंकि गाय को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। प्राचीन स्थलों को पुरातात्विक खोज के साथ मिलाइए। लोथल में क्या मिला? ये साइट्स हड़प्पा की साइट्स पे क्वेश्चन है। लोथल में क्या मिला? अब लोथल के सामने जुता हुआ खेत है, काली बंगन गोदी बाड़ा, धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल और बनवाली हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। ये देखिए, अब आपको इसको मिलाना है। दोस्तों लोथल में क्या मिला था? गोदी बाड़ा मिला था। कालीबंगा में क्या मिला था? जुता हुआ खेत मिला था। धौली बोरा में क्या मिला था दोस्तों? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला था। और बनवाली में क्या मिला था? पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल मिली थी। तो इसका सही मिलान क्या होगा मेरे भाई? इसका सही मिलान होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। अब हमको बताना है कि इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, जैनों के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जबकि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को दर्शाती है। इसलिए जो ये ऑप्शन है कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, यह गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ए संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था। इसमें उसको सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। देखो दोस्तों, पौरन बौद्धों का जो समारोह था वो 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा को मनाया जाता था। बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते थे और अपने अपराधों को स्वीकार करते थे। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। देखिए, यह क्वेश्चन तीसरी बार जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको मेरे पहले वीडियो में भी ये क्वेश्चन 2 बार आएगा, विशाख दत्त और मुद्रा राक्षस। अब सेकंड वीडियो में भी आया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस हिसाब से। देखिए दोस्तों, इसका जो
आंसर होगा विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाटक मुद्रा राक्षस उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान और शक्ति के विषय में बताता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय। अब देखो दोस्तों, हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर प्रस्थान को नर्मदा नदी पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोका, यानी कि इसका आंसर होगा बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। अब आपको बताना है कि इनमें इन दोनों में से कौन से कथन सही है? सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, या दोनों में से कोई नहीं। देखो दोस्तों, जो चोल शासक राजराज प्रथम थे, उन्होंने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया तथा मालदीव पर भी आधिपत्य स्थापित किया। इसी प्रकार राजेंद्र चोल ने केवल संपूर्ण श्रीलंका को जीता, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान पर करके कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया। तो यहाँ पर ये जो दोनों कथन है वो दोनों के दोनों सही है, इसलिए अपना ऑप्शन होगा सी। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। देखिए ये भी जो है ये रिपीट हो रहा है। शूद्रक और मृच्छकटिकम पहले भी रिपीट हो चुका है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम क्या है? मिट्टी की गाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में संस्कृत में शूद्रक द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसमें के युवा व्यापारी है चारुदत्त, वो उसकी प्रेमिका वसंत सेना, दोनों की कहानी है, जो कि एक गणिका की पुत्री थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इस पर ध्यान देना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। देखिए जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर जी, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। बौद्ध धर्म के प्रणेता गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनका जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम था सुधोधन, माता का नाम था महामाया। सुधोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे और महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। जैन धर्म का जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, वो काशी बनारस नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। अतः इनका संबंध बनारस से था। तो देखिए अब जो पहला है कि महावीर की माता लिच्छवी, तो महावीर की जो माता थी वह लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री नहीं थी, उनकी बहन थी। तो यहाँ पर सीधा सही है, ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। गौतम बुद्ध की माता कुशल राजवंश की राजकुमारी थी, तो सही बात है, गौतम बुद्ध की माता महामाया कुशल वंश की राजकुमारी थी। और जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे वो काशी नरेश बनारस के
काशी नरेश जो थे यानी कि बनारस के जो राजा थे अशोकसेन के पुत्र थे। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नो ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। तीसरा है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित कर दिया। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। देखो दोस्तों, सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर सभी कथन सही है। अंतिम जो मौर्य शासक थे बृहद्रथ, उनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश के जो अंतिम शासक देवभूति थे, उनकी हत्या उनके अमात्य वासुदेव ने की थी। कण्व वंश, और उन्होंने कण्व वंश की नींव डाली, ठीक है। और जो कण्व वंश के राजा थे, अंतिम राजा सुशर्मा, उनकी हत्या 60 ईस्वी पूर्व में सिमुक, जो कि आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था, उसने किया था। तो ये सारे ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी माना गया। अब देखो दोस्तों, अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखो दोस्तों, जो चतुर्थ बौद्ध कनिष्क के समय में कश्मीर में जो संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई कनिष्क राजा के समय में, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और जो चीनी यात्री फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो जो चीनी का यात्री फायान था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, तो कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध परिषद में कहाँ शामिल हो जाएगा? तो पहला तो गलत ही हो गया। अब चीनी यात्री जो हेनसांग था वह हर्ष के समय भारत आया। उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी नहीं बताया, लेकिन यहाँ क्या है, उस यहाँ बता रहा है कि उसने हर्ष को बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो यहाँ जो दोनों ऑप्शन है वो दोनों गलत है। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, इसमें से सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन सही है। देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वो दिगंबर कहलाए। तो यहाँ भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेतांबर नहीं दिगंबर कहलाए। और स्थल बाहु के नेतृत्व में जैन धर्म का प्रचार नहीं हुआ, भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म का प्रचार हुआ। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। विभाजन के पश्चात श्वेतांबर अनुयायियों ने महावीर तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ विकल्प सी सही है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखो दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। किसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है?
तो अथर्ववेद जो है उसमें तंत्र मंत्र जादू ये सब से संबंधित ग्रंथ है वो। इसमें जादू टोना और वशीकरण संबंधित मंत्र है जिनका प्रयोग बुरी शक्तियों और बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको समझना है आपको। ये बोल रहा है कि कौन इन तीनों के समय सामयिक नहीं था, अन्य कौन सा एक अन्य तीनों के समय सामयिक नहीं था। मतलब तीन जो इसमें पर्सन है वो एक ही समय के हैं, लेकिन एक उससे अलग है। बिंबिसार, बिंबिसार हरेक वंश का शासक था। वह 544 ईसा पूर्व से मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। वह बुद्ध का समकालीन था। तो बिंबिसार और गौतम बुद्ध मिल गए भाई। उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाए। इस दिशा में उसने कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किया जो प्रसेनजित की बहन थी। तो भाई प्रसेनजित भी उसके समय के ही हुए। ठीक है, तो क्या हुआ, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित तीनों एक समय के निकल गए। तो मिलिंद भाई साहब को आप निकाल दो बाहर, ये हो गए अलग। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघवर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, ध्रुव, कृष्ण। देखो दोस्तों, दंती दुर्ग चालुक्यों का सामंत था। उसने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली और मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ ऑप्शन बी अपना आंसर हो। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच था? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। दोस्तों, तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच था, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। प्राचीन काल के भारत पर आक्रामक जो जिन्होंने आक्रमण किया, आक्रामकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण और शक, कुषाण, यूनानी। अब आपको बताना है कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो यूनानी थे उन्होंने 513 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक डोरियस के नेतृत्व में भारत पे आक्रमण किया। और जो शक थे वो 90 ईस्वी पूर्व में भारत आए। जो कुषाण थे वो 45 ईस्वी पूर्व में भारत आए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूनानी, शक और कुषाण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। अब इन दोनों में से कौन से ऑप्शन सही है? एक या दो या दोनों या दोनों नहीं सही है, दोनों ही गलत है। देखिए दोस्तों, पहला कथन जो है वह सही नहीं है। आंध्र में शासन करने वाले इक्ष्वाकु वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि उनके काल में बौद्ध विहार तथा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो इक्ष्वाकु जो थे वो बौद्ध मत के विरोधात्मक होते तो मूर्तियों का निर्माण क्यों करते? ठीक है, तो इसलिए पहला हो गया गलत। इक्ष्वाकु राजा जो थे वो बौद्ध धर्म के समर्थक थे। अब पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो दूसरा तो यही बता रहा है, इसलिए केवल दूसरा सही। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंध है? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त। देखो दोस्तों, कौशाम्बी, इलाहाबाद का पुराना नाम कौशाम्बी था।
में जो अभिलेख हैं वो गुप्त के प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिसेन ने इसको लिखा था। यह मूलतः अशोक तथा उत्कीर्ण अभिलेख था। इसकी संबद्धता समुद्रगुप्त से अधिक है। तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। बौधायन प्रमेय किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां, पाई के मान की गणना, लघु गणकीय गणनाएं और प्रसामान्य बंटन वक्र। तो जो बौधायन था वह उसका प्रमेय समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत। जैन जो आध्यात्म जैन देखिए क्या है, अनेकवाद पे आधारित है। इसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। इसे 7 रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैन मत। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन ने केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इसमें अजंता की गुफाएं और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थल पर उपलब्ध है? देखो, प्राचीन भारत में जो गुप्त काल था उसमें गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण है। एक तो अजंता की गुफा हो गई, अब दूसरा पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, जो दूसरा है वह गुप्त काल में बाघ की गुफाओं से मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बाघ गुफाएं। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? ए, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। बी, इस उद्देश्य के दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारी, ब्राह्मण, पुजारी और बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षण दिया। सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। डी, इस संबंध में ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या है। अब देखो दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको चारों ऑप्शन देखना है और देखने के बाद आंसर देना है। दोस्तों, जो भारत का दक्षिण पूर्व के साथ जो संबंध था वो सांस्कृतिक और व्यापारिक दोनों था, क्योंकि प्राचीन और पूर्व मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में उत्तम पोत निर्माण की तकनीक उपलब्ध थी। आपको पता है भारत बहुत ही समृद्ध था। इसके साथ साथ दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षु आदि को सदा संरक्षण दिया। तो ए और बी दोनों ही सही है। अब देखो, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवा ने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया। अरे भाई साहब, मानसूनी हवाएं क्यों समुद्री यात्रा को सुगम बनाएंगे? तो जो डी है वो ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अभी हम 2011 तक पहुंचे हैं, हम 2020 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो कैसा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो भी आप कमेंट करके बताना। अगर किसी भी मेरे भाई को तैयारी करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए कि ये चैनल आपको किसी भी एग्जाम बेस्ड तैयारी के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, हमें सुनने के लिए, हमारे वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद।